हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग करने जा रहे हैं सीबीएसई ई जोन में सोशियोलॉजी का चैप्टर सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंज का फास्ट ट्रैक कोर्स। इसका जो डिटेल वीडियो है वो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये एक तरीके से आपके लिए रिवीजन के लिए आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। तो पहला जो है टॉपिक वो है कास्ट एंड कास्ट सिस्टम। तो उसमें उससे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर पॉपुलेशन क्या है। तो पॉपुलेशन है जिसमें कि बहुत सारे क्लासेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से कोई समुदाय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनको चलाने के लिए कोई सोशल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है और सोशल रिलेशनशिप की भी ज़रूरत है। और अगर देखा जाए तो इंडिया में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तीन तरीके के हैं: कास्ट, ट्राइब एंड फैमिली। अब कास्ट क्या है? जो कास्ट एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे भारत में कई सालों से एग्जिस्ट कर रहा है। अब डेफिनेशन ऑफ कास्ट क्या है? डेफिनेशन ऑफ कास्ट है, ये एक इंग्लिश शब्द है जो कि पोर्तुगीज शब्द से लिया गया है, जिसका जो है कास्टा। और कास्टा का मतलब है प्योर प्योर ब्रीड, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं विशुद्ध नस्ल। और जो इंडियन लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो कास्ट को हम दो टर्म्स में बोलते हैं। एक होता है वर्ण और दूसरा होता है जाति। तो जो वर्ण होता है, वर्ण का एक्चुअली मीनिंग होता है कला। लेकिन हम लोग इंडियन सिस्टम में इसको हम लोग फोर फोल्ड डिवीजन में बांटते हैं सोसाइटी में। और ये हायरार्कियल होता है, मतलब सीढ़ी नुमा होता है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार डिविजन्स होते हैं। और ये जो डिवीजन है ये मोटे तौर पे हर इंडिया के हर पार्ट में देखा जा सकता है। अब जाति क्या है? जाति जाति ये जो है जो कि वर्ण आपको कहीं पे भी आप जाएंगे इंडिया में सेम ही वर्ण मिलेगा। लेकिन जाति है वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो बदलती रहती है। और जाति जो है रीजन के हिसाब से जाति का क्लासिफिकेशन होता है, उसका सब क्लासिफिकेशन भी होता है। और इस जाति में बहुत सारे कास्ट होते हैं, बहुत सारे सब कास्ट भी होते हैं। यहाँ तक कि जाति है, जाति को हम लोग अलग अलग तरीके से भी देखते हैं। जैसे कि जानवरों को भी एक जाति में माना जाता है, पेड़ पौधों को दूसरी जाति में माना जाता है, और इंसान को तीसरी एक अलग जातियों में माना जाता है। अब अगर वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड में कास्ट का प्रेजेंस देखें तो वैदिक पीरियड में जो कास्ट सिस्टम है इतना एलोबरेट नहीं हुआ करता था, इतना वो सख्त भी नहीं था, इतना रिजिड भी नहीं था। या उसमें जो उसको जो बोलते हैं कि आज अब जो हम लोग बोलते हैं कि जो कास्ट है वो बर्थ से ही तय हो जाती है, उस समय पे ऐसा माना नहीं जाता था। लेकिन जो पोस्ट वैदिक समय है वहाँ पे ये बहुत रिजिड हो गया। और जो कास्ट को डिफाइन करने के बहुत अलग-अलग तरीके आ गए। और उसमें बोला जाने लगा कि ये तो जन्म से ही ये तय हो जाता है कि कौन-कौन से कास्ट में है। और जो कास्ट के किसी कास्ट को बिलोंग करने के लिए उसके बहुत सारे रूल्स भी हो गए, जो कि रूल्स शादी के रूल्स थे, खाने-पीने के रूल्स थे, खाना शेयर करने के रूल्स थे। और जो कास्ट था, जो पहले जो बोलते थे कि एक ट्रेडिशनली जो कि एक नौकरी से जो लिंक्ड है, वो अब इतना उसको वो लिंक माना जाता था। और इस जो कास्ट को जो है वो हायरार्की में अरेंज करा गया, और हर हर कास्ट को जो जितना ऊपर हुआ करता था उसको उतना ज़्यादा स्टेटस उसका दिया जाता था। अब फीचर्स ऑफ कास्ट क्या है? तो कास्ट क्या है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कास्ट है वो जन्म से ही आप डिटरमाइन हो जाता है कि कौन कौन से कास्ट में बॉर्न हुआ है। और ये आप अपने आप चूज नहीं कर सकते हैं, ये आपके जन्म से ही आपको मिलता है। और जो कास्ट में जो है वो मैरिज के काफ़ी रूल्स हैं। उसमें जो मैरिजेस होती हैं वो एंडोगैमस होती हैं, मतलब वो अपने कास्ट के बीच में ही होती है, और कास्ट के बाहर आप शादी करना मना होता है। उसके अलावा जो कास्ट में किसी पर्टिकुलर कास्ट में फूड एंड फूड शेयरिंग के भी रूल्स होते हैं, मतलब आप किस तरह का खाना खा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने खाने में प्याज नहीं इस्तेमाल करते हैं, लहसुन नहीं इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो ज़मीन के नीचे निकली हुई चीज़ें या फिर वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर रात में से पहले खा लेते हैं। या फिर वो किसके साथ आप बैठ के अपना खाना खा सकते हैं, किसके साथ नहीं खा सकते हैं, वेज खा सकते हैं, नॉन वेज खा सकते हैं। तो ये सब आपके जो रूल्स हैं फूड शेयरिंग के, वो फूड एंड फूड शेयरिंग के वो अलग अलग कास्ट में अलग अलग हैं। और जो कास्ट है वो एक सीढ़ीनुमा तरीके से हायरार्की में वो अरेंज है। उस हर एक कास्ट को जो जितनी ऊपर है उसका उतना ही वो स्टेटस है।
इसके अलावा जो कास्ट है उसके सब डिविजन्स हैं, डिविजन्स एंड सब डिविजन्स हैं। और मतलब कास्ट हम एक कास्ट के भी बहुत सारे डिविजन्स हो सकते हैं। और जो कास्ट है वो हमेशा माना जाता है कि कास्ट को कास्ट हर एक कास्ट के साथ कोई ना कोई ऑक्यूपेशन भी जुड़ी हुई है। तो ये जो है ये फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ कास्ट। अब इसके अलावा नेक्स्ट वाले जो हम लोग आते हैं वो है थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कास्ट। तो जो थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कास्ट है उसमें ये देखा गया है कि जो कास्ट है उसके दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। एक है डिफरेंस एंड सेपरेशन, दूसरा है होलिज्म एंड हायरार्की। जो कास्ट है उसके जो रूल्स हैं, जो रूल्स शादी के हों, जो खाना पीने के हों, या फिर वो काम करने के हों, वो है वो मना करता है कि उसके हिसाब से एक कास्ट दूसरे कास्ट से अलग है और वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते। इसके अलावा जो कास्ट है उसमें जो रूल है प्रिंसिपल है होलिज्म एंड हायरार्की का। तो उसमें जो है कास्ट को एक हायरार्किकल डिवीजन में उसको बांटा हुआ है। और जो कास्ट है उसका जो डिस्टिंक्शन करा गया है वो प्योरिटी एंड पोल्यूशन के से किया गया है। माना जाता है कि जो जितना प्योर है वो उतना ही भगवान के करीब है, और वो उतना ही फिर वो स्टेटस उसका ऊपर हो जाता है। ये पहले उसी हिसाब से पहले कास्ट और कास्ट का डिवीजन बनाया गया है। इसके अलावा जो कास्ट में जो एंडोगैमी आता है उसका मतलब है कि आपको जो शादी होती है वो आपको अपने कास्ट के अंदर ही करनी पड़ती है। एक्सोगैमी वो प्रैक्टिस होती है जिसमें कि आप अपने गोत्र या फिर क्लैन के बाहर भी आप शादी कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोप्राइटी कास्ट भी एक होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। प्रोप्राइटी कास्ट वो होता है जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं और वो कहीं पे भी लेबर्स का जुगाड़ कर सकता है अपने काम करने के लिए। इसके अलावा कास्ट पंचायत होते हैं। कास्ट पंचायत हर कास्ट के अपने अपने मुखिया होते हैं, और जो कि जनरली जो कंट्रोल होता है वो डोमिनेंट ग्रुप द्वारा ये पंचायत रिप्रेजेंट करा जाता है। और वो ये देखते हैं कि जो उनकी कास्ट के जो इंटरेस्ट हैं, जो नीड्स हैं, जो डिमांड्स हैं, वो सब उसमें फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में कोलोनिज्म एंड कास्ट। मतलब जब ब्रिटिश का जो रूल था तब उस समय पे कास्ट में बहुत सारे चेंजेस आए। और उसमें ये था कि जो कास्ट है एक्चुअली जो इसका जो उसका जो बहुत कुछ जो चेंजेस थे वो कॉलोनियल पीरियड में आए। और बेसिकली उसको जो कैरी फॉरवर्ड करा गया, उसको इंडिपेंडेंट इंडिया में भी उसको वो चेंजेस को इम्प्लीमेंट उसमें भी चेंजेस लाए गए। जो ब्रिटिश थे उन्होंने बहुत वो अपने जो कंट्री को रूल करने के लिए वो अलग अलग तरीके अपनाते थे। इसलिए उन्होंने सर्वे शुरू करे, और सर्वे में उन्होंने जो ट्राइब्स एंड कास्ट थे उन लोगों के बारे में जानना शुरू किया, जिससे कि वो आसान तरीके से हमारी कंट्री को रूल कर सके। तो जो ये फर्स्ट सर्वे था वो हर्बर्ट रिस्ले ने करा था 1901 में। और तब तब उन्होंने कास्ट को रिकॉर्ड करना शुरू किया और काउंट करना शुरू किया। और जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ये सब जो, और उसका जो लीगल रिकॉग्निशन था, उसके जो राइट्स थे वो अपर कास्ट को दिए जाने लग गए। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो जो शेड्यूल कास्ट था और शेड्यूल ट्राइब थे उन लोगों को भी रिकॉग्निशन दिया गया। और बेसिकली जो ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा कि जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था जिसमें कि जो कस्टमरी राइट्स थे लैंड के वो अपर कास्ट को देना शुरू कर दिया गया। उसके बाद एक तरीके से लोगों में होड़ लग गई कि सब लोग अपने कास्ट को एक दूसरे से ऊपर बताने लग गए। और उस तरीके से जो कास्ट का जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो गया लोगों के मन में। और तब से जो कॉलोनियल समय के बाद जो कास्ट सिस्टम था वो रिजिड हो गया। जो पहले था कि वो ऑक्यूपेशन कि कास्ट इंसान अपना ऑक्यूपेशन बदल सकता था, और वो जो कास्ट थी वो बर्थ से वो नहीं जुड़ी हुई थी। लेकिन इस सर्वे के बाद जब लोग एक दूसरे से होड़ लग गई तभी एक तरीके से जो कास्ट थी वो बाय बर्थ डिटरमाइन होने लग गई और वो ऑक्यूपेशन से जुड़ गई। लेकिन जाते जाते कॉलोनियल गवर्नमेंट ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए तो एक्ट्स तो बनाए ही, उसके अलावा उनके उत्थान के लिए भी उन्होंने वेलफेयर काम करना शुरू किया। इसके अलावा जो जो कास्ट है, जो अगर अभी हम लोगों को इंडिपेंडेंट इंडिया में देखा जाए तो जो डिप्रेस क्लास थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे काम करे गए। सोशल रिफॉर्मर्स थे जो कि पेरियार, ज्योतिबा फूले, उन्होंने जो लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम किया। और जो कास्ट डिस्टिंक्शन था उसको एबॉलिश करने के लिए, उसको उसमें रिस्ट्रिक्शन लाने के लिए बहुत काम करा गया।
जो एबॉलिशन ऑफ कास्ट है, उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ऐड करा गया। और इसके अलावा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ ये बातें इनकॉर्पोरेटेड हैं कि जो कास्ट है इससे इसके इससे कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है। और इसके अलावा जो रिजर्वेशंस दिए गए एससी एंड एसटी को, जैसे कि वो भी उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। और जो जॉब्स थे उनमें भी नो कास्ट रूल लगाया गया मॉडर्न इंडस्ट्री में, जिसमें कि कास्ट के ऊपर मतलब आपकी काबिलियत पे आपको नौकरी मिलेगी, ना कि आपके कास्ट के ऊपर। और इसके साथ साथ में जब सिटीज़ में लोग एक दूसरे के साथ रहने लग गए, तब वहाँ पे जो पुराने ज़माने में जो गांव में जो चलता था कि जो कास्ट के हिसाब से लोग अपने बसावट भी करते थे, वो बात भी ख़त्म हो गई। और सब एक दूसरे के साथ बिना मिक्स करे, बिना भेदभाव के रहने लग गए। और अर्बन एरिया में स्पेशली मेरिट मतलब अपनी आपकी काबिलियत काम करने लग गई, ना कि आपकी कास्ट। और लेकिन अगर देखा जाए तो कल्चरल फ्रंट में, डोमेस्टिक फ्रंट में अभी भी जो कास्ट है वो मेजर रोल प्ले करती है। और आज भी जब लोग शादी की बात करते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि अभी भी बहुत कम लोग हैं जो आज आज अपने कास्ट के बाहर वो शादी विवाह की बातें होती हैं। और इसके अलावा जो पॉलिटिक्स है इंडिया में, वो भी बहुत अभी भी कास्ट के ऊपर बहुत सारे इलेक्शंस जीते जाते हैं। और कास्ट बहुत ही मेजर फीचर अभी भी पॉलिटिक्स में रहता है। इसके अलावा जो कुछ कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स दिए गए सोशल ट्रेंड्स को समझने के लिए और चेंजेस को समझने के लिए, इसके अलावा इसमें एम एन श्रीनिवासन जो एक सोशोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक टर्म दिया, सांस्कृटाइजेशन। तो सांस्कृटाइजेशन में, तो संस्कृताइजेशन में जो है कि जो मेंबर्स ऑफ किसी किसी कास्ट के कुछ मेंबर्स होते हैं, जो लोग होते हैं जो कि मिडिल लेवल के जो कास्ट हैं, लोअर लेवल के हैं, वो अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए वो जो हायर कास्ट है उसके जो रिचुअल्स हैं, उसकी जो सोशल प्रैक्टिस है, उसको वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोसेस को बोला जाता है सेंसिटाइजेशन। इसके अलावा डोमिनेंट कास्ट शब्द भी आपको समझना चाहिए कि डोमिनेंट कास्ट आखिर क्या होता है। तो डोमिनेंट कास्ट वो पॉपुलेशन होती है जो कि जिनको कि लैंड राइट्स मिल गए, जबकि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो बहुत सारे जो लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, उन लैंड रिफॉर्म्स में जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे जो कि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स थे, जो कि बेसिकली जिन लोगों को ज़मीन से कुछ लेना देना नहीं था लेकिन खेती कोई और करवाता था, और उन लोगों को बस अपने प्रॉफिट से लेना देना था, तब वो जो लैंड राइट्स थे जो खेती करवाते थे उन लोगों को दे दिया गया। और वो उस समय पे जो वो जो ग्रुप है वो फिर बहुत लार्ज नंबर में वो बन गया वो ग्रुप। और वह पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली वो अपने अपने रीजन में वो डोमिनेंट कास्ट हो गए। जैसे कि यादव्स हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के, वुक्कल लीगर्स हैं कर्नाटका के, रेड्डीज एंड खम्मास हैं आंध्र प्रदेश के, और मराठास हैं महाराष्ट्र के, जाट हैं पंजाब हरियाणा, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, एंड पाटीदार हैं गुजरात के। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जाता है कि कैसे कास्ट है वो इनविजिबल फॉर सम है और विजिबल फॉर अदर्स है। तो ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। तो इसमें ये है कि जब इंडिपेंडेंट हुआ, तो इंडिपेंडेंस मिला हम लोगों को, तो उसके बाद जो अपर कास्ट के जो इन गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे एक्शंस लिए कास्ट को हटाने के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात ऐड करी गई। लेकिन इसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट है उसने सब कुछ लिखा पढ़ी में तो था, लेकिन इस तरह से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं लिए। और उन्होंने ये समझा कि जब हम किसी भी चीज़ में किसी भी कहीं पे भी कोई एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, वहाँ पे हम अगर बिना कोई कास्ट को कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं और हर कास्ट के लोग उसमें अप्लाई करने के लिए या फिर उसमें रोजगार लेने के लिए कैपेबल हैं, तो हम एक तरीके से हमने कास्टलेस सोसाइटी बनाने की कोशिश करी है। और कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि जब सब कास्ट इक्वली किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन हुआ ये कि जो लोग पहले से ही पढ़े लिखे लोग थे, वही लोग आगे बढ़ते गए, वही लोगों की एम्प्लॉयमेंट होती रही, वही लोग अच्छे अच्छे पोजीशंस में आते गए। और जो लोअर कास्ट के लोग थे जिनके पास इतना ज़्यादा सहूलियत भी नहीं थी, वो लोग ऊपर उठ ही नहीं पाए। और इसीलिए जो कास्ट है, वो जो अपर कास्ट
कास्ट के लोग ये सोचते रहे कि जबकि सरकार ने अब कास्ट के प्रेफरेंस दी ही नहीं है कोई भी इस नौकरी के लिए या फिर किसी पढ़ाई के लिए, कोई भी एलिजिबल है, तो हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कैपेबिलिटी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो जो जो लोअर कास्ट के लोग थे या मिडिल क्लास के लोग थे, जो इतने पैसे वाले भी नहीं थे, अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, और वो लोग इन सब चीज़ों में अपने आप को एजुकेट नहीं कर पाए। और जितनी भी एजुकेशन की सब्सिडी थी, वो जो पहले से ही जो पढ़े पढ़े लिखे लोग थे, उनके बच्चे उसको इस्तेमाल करे, और जितने भी नई नई नौकरियां जनरेट हुई जो पहले से पढ़े लिखे थे उनके जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन के लोगों ने इस्तेमाल किया। लेकिन जो लोअर कास्ट के लोग थे, वो क्योंकि इतने इतने सामर्थ्यवान ही नहीं थे कि पढ़ सके, तो वो इन सबसे वो नहीं यूज़ कर पाए, और वो इसीलिए उन लोगों को जो गवर्नमेंट का दिया हो जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए, वो इस्तेमाल करना पड़ा, और जिससे कि वो आगे बढ़ते, इसीलिए उनके लिए जो कास्ट है वो बहुत विजिबल हो गई, वेयर इज अपर क्लास के लिए जो कास्ट है वो इनविजिबल हो गई। अब आता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में जो है, तो ट्राइबल जो डेफिनेशन ऑफ ट्राइब क्या होती है, तो जो डेफिनेशन ऑफ ट्राइब है, तो बेसिकली जो ट्राइब कहलाते हैं वो सबसे ज़्यादा जो इस सब कॉन्टिनेंट के सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं। और माना जाता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनका कोई अपना रिलीजन नहीं होता है, कोई उनकी रिटर्न टेक्स्ट नहीं होती, उन लोगों का कोई अपनी कोई स्टेट नहीं होती, या फिर कोई पॉलिटिकल फॉर्म नहीं होता, और उन लोगों में कोई शार्प क्लास डिविजन्स भी नहीं है, साथ साथ में उनके कोई कास्ट डिस्टिंक्शन भी नहीं है। तो इस तरीके से जो ट्राइबल को कास्ट के बारे में डिफाइन इंडिया में करा जाता है। और जो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब है, बेसिकली उसको दो मोटे मोटे तौर पे डिवाइड करा जाता है। एक होते हैं उसमें क्लास ट्राइब्स में, एक तो होता है परमानेंट ट्रेड्स, एक होता है एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो परमानेंट ट्रेड्स बेसिकली क्या होते हैं कि लोग कहाँ पे रहते हैं, कितने लोग, देखा गया है कि ज़्यादातर 80% जो लोग हैं वो मिडिल इंडिया में रहते हैं, और तो जो 15% हैं जो बाकी रह जाते हैं, वो 15% 11% जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, और 3% जो है वो रेस्ट ऑफ इंडिया में है। और अगर स्टेट वाइज देखा जाए, तो दो स्टेट्स हैं जिसमें कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब है, वो है अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। और लैंग्वेज वाइज देखा जाए, तो इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलने वाले जो हैं वो 1% हैं, द्रविडियन बोलने वाले 3% हैं, और जो इसके अलावा जो लैंग्वेज ग्रुप हैं वो ऑस्ट्रिक एंड टिबेटो बर्मन है, वो बेसिकली ज़्यादातर ट्राइबल से ट्राइबल्स बोलते हैं ज़्यादातर। 80% ऑफ जो ट्राइबल्स हैं वो लोग यही लैंग्वेज बोलते हैं। और अगर फिजिकल टर्म्स में देखा जाए, तो जो ट्राइबल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन होता है नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलॉइड, मोंगोलाइड और द्रविडियन एंड आर्यन कैटेगरी में माना जाता है। और जो बिगेस्ट ट्राइब्स हैं जो माने जाते हैं, वो हैं गोंड्स, भील, संथल्स, ओरियंस, मीनास, बोडोज एंड मुंडास। और जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स है, वो बेसिकली 8.2% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, या फिर आप 84 मिलियन पर्सनस आप बोल सकते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। तो इस तरीके से ये जो डिटेल्स हैं, ये ट्राइब्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और अब आता है ट्राइब एंड कास्ट का डिस्टिंक्शन क्या होता है। तो जो कास्ट होती है, वो जो कास्ट जो बेस्ड होती है, वो उसका जो सोच है वो बेसिकली प्योरिटी एंड पोल्यूशन के ऊपर है। और जो ट्राइब है वो बेसिकली जो है वो एक तरीके से उसका जो वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन उसका जो है वो अपने आप में ही वो एक अपना हेड ढूंढ लेते हैं। और वो उसमें सब लोग बराबर हैं, उसमें कोई भी ऊपर और कोई नीचे नहीं है। इगैलिटेरियन सोसाइटी है, उन लोग का कोई रिलीजन नहीं है, कोई रिटर्न टेक्स्ट नहीं है। लेकिन जो कास्ट वाले हैं उनका एक प्योरिटी एंड पोल्यूशन पे तो बेस्ड है ही, उनका अपना रिलीजन है, रिलीजन का ओरल भी बातें हैं और रिटर्न भी हैं, और हायरार्किकल सिस्टम है वो बेस्ड है। तो इस तरीके से कास्ट एंड ट्राइब में डिफ्रेंसिएशन होता है। अब एक मुद्दा जो बार बार उठता है वो है कि ट्राइब्स क्या जो हैं वो जो प्रिमिटिव कम्युनिटीज़ हैं वो आइसोलेशन में रहती हैं कि नॉन आइसोलेशन में रहती हैं। और जो ये बोला गया है कि जो ट्राइब्स हैं बेसिकली वो एक तरीके से सेकेंडरी फिनोमिनन है, और जो उभरे हैं क्योंकि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और जो कॉलोनियल थे वो लोग उनके इलाके में आने की कोशिश कर रहे थे। और बहुत सारे गोंड गोंड किंगडम्स हैं सेंट्रल इंडिया में, जो कि जैसे कि काड़ा मंडाला में
और इससे हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो ट्राइब्स हैं वो एकदम अलग ही हुआ करते थे। यहाँ तक कि राजपूत किंगडम्स भी हैं सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में। और जो बेसिकली जो एमर जो बने थे आदिवासी कम्युनिटी ने खुद ही उनको बनाया था। तो जो और आदिवासी हैं उनका जो डोमिनेंस जो हम देखा जा सकता है वो प्लेन्स में भी वो आते थे और लोगों को वो ट्रेडिंग करते थे प्लेन्स के लोगों के साथ अपने फॉरेस्ट का सामान लाते थे, सॉल्ट लाते थे। एलिफेंट्स भी उनसे ही लिए जाते थे। और जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनका जो फॉरेस्ट रिसोर्स था वो एक्सप्लॉइट होने लगा और उनके मिनरल्स उनको एक्सप्लॉइट होने लग गए, उनको चीप लेबर की तरह उनको यूज़ करा जाने लगा और इन सब के कारण जो ट्राइबल सोसाइटी थी वो मेन स्ट्रीम से और भी जुड़ गई। और जो कैपिटलिस्ट जो ब्रिटिशर्स थे बेसिकली उन्होंने ट्राइबल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी। और जब जब उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन करने की कोशिश करी और जब बाहर के लोग उनके एरिया में बहुत ज़्यादा ही घुसने लग गए तब वो अपने आप को उन्होंने अपनी पहचान बनाने की ज़रूरत समझी और उसको बोला जाता है ट्राइबलिज्म। और इसके अलावा जो है आइसोलेशन और इंटीग्रेशन का जो डिबेट है वो चलता ही आता है। और इसीलिए कई लोगों का ये मानना है कि जो ट्राइबल्स हैं वो पूरी तरीके से वो आइसोलेटेड नहीं थे और जो उन लोगों को जो हेलो। हाँ। हम्म। 60 रुपए है। अच्छा। और संतरा सही लगा रहा है ये बताओ तो। चलो 1 किलो सेव कर दो और 2 किलो संतरा कर दो, 6 केले कर दो। पपीता नहीं। कितना करें बताओ। 100 हुआ एप्पल। ठीक है। 120 रुपए हुआ तुम्हारा वो संतरा। 220 और 25 रुपया। अच्छा 250 कर दें। तो ये जो डिबेट चली आ रही है इसमें जो आइसोलेशनिस्ट हैं उनका ये मानना है कि ये जो ट्राइबल्स हैं इन लोगों को जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बहुत इंटरफेयर करने लगे और जब हिंदू एंड क्रिश्चियन मिशनरीज इनके जो एरिया में घुसने लग गए, मनी लेंडर्स आने लग गए, ट्रेडर्स आने लग गए, तो एक तरीके से
इन लोगों ये इन लोगों का अपने आप को अलग करने का तरीका था। और जो इंटीग्रेशनिस्ट हैं उनका ये मानना है कि जो ट्राइबल्स हैं बेसिकली ये एक तरीके से बैकवर्ड हिंदूज हैं, और इनकी जो प्रॉब्लम है उसको उसी तरीके से एड्रेस करनी चाहिए जैसे कि किसी एक बैकवर्ड क्लास के लोगों की एड्रेस करी जाती है। इसके अलावा आता है नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट करने के लिए बहुत बड़े बड़े डैम्स, फैक्ट्रीज, माइंस बनानी शुरू हुई, और जिसके कारण कहीं ना कहीं जो ट्राइबल इलाका था वो बहुत सफ़र करा। जैसे कि एक बहुत सबसे बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नेशनल डेवलपमेंट में जब फैक्ट्रीज और माइंस तो बनी, लेकिन इसके कारण जो ट्राइबल थे उनको अपना जो फॉरेस्ट का बहुत लॉस हुआ। और जो क्योंकि जो वो बेसिकली अपने फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करते थे अपनी जीविका के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए। और लोग की ये जो उसके अलावा जो ट्राइबल एरिया में प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी आने लगी। पहले जो फॉरेस्ट थे, जो फिर उनकी जो झीलें थी वो सब उनकी अपनी हुआ करती थी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में बदलती गई। इसलिए जो कलेक्टिव ओनरशिप का जो उनका प्रिंसिपल था वो उनका उनको वो बदलता गया, और उनका जो सिस्टम था जो उनका सोसाइटी का था वो गड़बड़ाने लगा। और बहुत सारे लोग जो माइग्रेट करके नॉन नॉन ट्राइबल लोग इनके एरिया में आने लग गए, और इनके जो कल्चर है वो उनको लगा जैसे कि उसका पतन होने लगा है। और जो इसके कारण पे जो ट्राइबल लोग हैं वो अपना, तो जो ट्राइबल आइडेंटिटी की मेनली ज़रूरत तब हुई जबकि इन लोगों का जो इंटरेक्शन है वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से शुरू हो गया। और इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये देखा जा सकता है कि जब इन लोगों ने मिलकर झारखंड और छत्तीसगढ़ की जो स्टेट बनाई गई, जिसमें कि उन्होंने अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी का एजर्शन किया। और जो ऐसे भी देखा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में अभी भी कई स्टेट्स हैं जो कि अभी भी जहाँ पे ये सब प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसके कारण कि वो बहुत डिस्टर्ब होती हैं, डिस्टर्ब एरिया में मानी जाती हैं। वहाँ पे रहने वाले लोगों को इस प्रोटेस्ट और के कारण काफ़ी कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, या फिर कई लोगों को अपने बेसिक राइट्स भी नहीं मिल पा रहे हैं। और इसके साथ साथ जब ट्राइबल में एजुकेटेड क्लास भी बढ़ता जा रहा है, और वो जो एजुकेशन है वो उससे जो है अर्बनाइज प्रोफेशनल क्लास भी बन रहा है। और जो बेसिकली वो लोग भी अपने ट्राइबल राइट्स के और ट्राइबल मूवमेंट्स के हिस्सा बनते जा रहे हैं। और बेसिक जो इशू है वो यही है कि जो ट्राइबल एरिया है उसके जो वाइटल इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसमें बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, और जो उन लोगों का कल्चरल आइडेंटिटी है वो ख़त्म होती जा रही है। और ये इसी कारण पे जो ट्राइबल्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी को एम्फसाइज करना चाहते हैं। और लेकिन जो पढ़े लिखे जो ट्राइबल्स हैं उनकी जो परेशानियां हैं वो अनपढ़ ट्राइबल्स से वो अलग मानी जाती हैं। और जो इसके साथ साथ अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फैमिली एंड किनशिप। तो फैमिली जो होता है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जो फैमिली है वो न्यूक्लियर हो सकती है या फिर एक्सटेंडेड हो सकती है। और जो मॉडर्न फैमिली है उसमें वन सेट ऑफ पेरेंट्स ही होते हैं, मतलब माँ बाप होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। और जो पहले जो हुआ करती थी वो एक्सटेंडेड फैमिली हुआ करती थी, जहाँ पे एक से ज़्यादा जोड़े रहा करते थे, मतलब या तो फादर मदर और फिर उनके भी पापा मम्मी, या फिर 2 या 3 जनरेशन इकट्ठा रहा करते थे। अब फैमिली के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, और वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे वो 3 तरीकों से बांटी जा सकती है। पहली है कि रहने के स्थान या लोग के हिसाब से, तो मैट्री लोकल और पैट्री लोकल। जबकि लोग अपनी मदर की फैमिली के साथ रहते हैं तब वो बोलते हैं मदर्स रेसिडेंस, मतलब वो शादी होने के बाद जो लड़का है वो अपने वाइफ के घर पे रहना शुरू कर दे तब होते हैं मैट्री लोकल। और पैट्री लोकल तब होते हैं जबकि जब शादी होती है तो आदमी के घर पे जाके रहा जाता है। तो अभी भी पैट्री लोकल सोसाइटी ज़्यादा कॉमन है, मैट्री लोकल सोसाइटी बहुत ही कम मिलती है। दूसरी होती है अथॉरिटी के ऊपर ऊपर, जो कि होती है पेट्रियार्कल और मैट्रियार्कल। तो जहाँ पे फादर की अथॉरिटी चलती है, मतलब फादर का जोर ज़्यादा चलता है, वहाँ पे होता है पेट्रियार्कल। और जहाँ पे मदर का जोर ज़्यादा चलता है वहाँ पे बोलते हैं मैट्रियार्कल। उसके अलावा होता है डिसेंट, मतलब कि जो जनरेशन है वो किससे मानी जाती है। तो जहाँ पे पेट्रीलिनियल होती है, मतलब फादर से अगर बच्चा फादर का नाम लेता है तो पेट्रीलिनियल, और मदर का होता है तो मैट्रीलिनियल।
तो इसके भी अपने इश्यूज हैं, इसके भी अपने कहानियां हैं। इसमें भी जो है खासी मैट्रिलिनी है, उसका स्पेशल एम्फेसिस इसमें दिया गया है, जहाँ पे कि जो पहले ये था कि जो प्रॉपर्टी थी वो औरत से औरत में दी जाती थी। इसके बाद जो एक रूल लाया गया जिसमें कि ये मेघालय सक्सेशन एक्ट पास करा गया, जिसमें कि जिससे ये क्लियर करा गया कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी जिसको भी देना चाहता है वो अपने हिसाब से दे सकता है। जो पहला वाला जो एक्ट था उसके तहत में जो प्रॉपर्टी थी वो औरत से औरत जाती थी, लेकिन उसका ये प्रॉब्लम थी कि प्रॉपर्टी तो माँ से बेटी को जाती थी, लेकिन माँ जब जब तक माँ से बेटी में जाती थी तब तक उसका जो उसका जो अथॉरिटी थी वो बेसिकली मामा से भांजे पे जाती थी। मतलब जब तक भांजा बड़ा नहीं हो जाता था तब तक मामा ही उसका अपनी बहन की प्रॉपर्टी की देखभाल करता था, और उसके बाद जब बेटा देखने लायक हो जाता था तब वो जो अथॉरिटी थी वो मामा से भांजे पे पास ऑन हो जाती थी। लेकिन इसके इसके कारण पे आदमी और औरत दोनों को ही सफ़र करना पड़ता था, क्योंकि जो मामा का जो वाइफ होती थी उसको लगता था कि जो उसका पति है वो उसके परिवार पे ज़्यादा ध्यान ना दे के अपनी बहन के परिवार में ज़्यादा उलझा हुआ है, उसके प्रॉपर्टी में देखने में ज़्यादा ध्यान लगा रहा है, और इसके कारण पे उन लोगों के परिवार में नोक-झोंक चलती रहती थी। और एट द सेम टाइम जो बहन होती थी वो ये सोचती थी कि मेरे मेरा जो भाई है वो मेरी प्रॉपर्टी पे ध्यान ना दे के अपनी अपनी फैमिली में ज़्यादा लगा हुआ है, और वो इसके कारण पे उसका जो अपने भाई के साथ रिलेशनशिप वो भी कहीं न कहीं अफ़ेक्ट होता था। और जो बच्चे होते थे उन लोगों के लिए जो फ़ादर की जो फैमिली थी उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहता था, और मदर की जो फैमिली थी उसके साथ ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता था, क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी वो वहीं से ही मिला करती थी। तो इसके कारण पे ये जो और लेकिन प्रॉपर्टी मिलने के कारण भी बावजूद भी औरत का कहीं पे भी कोई अथॉरिटी नहीं होती थी, और नेम से एक औरत को मिलती थी लेकिन उसको देखने वाला आदमी ही होता था। तो ये सब जो परेशानियाँ थी ये खासी कम्युनिटी में होती थी, और ये रोल कॉन्फ्लिक्ट इसके कारण पे होता था, और ये इसके बाद जो रूल था ये बदल दिया गया, और इसके तहत जिसको देना था उसको वो अपनी प्रॉपर्टी दे सकता था। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, और इसमें ये जो हेडिंग है सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंज, ये ये इन सब में जो हेडिंग है वो गलती से पुरानी वाली रह गई थी, इसलिए हमने चेंज कर लिया। ये एक्चुअल टॉपिक है सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंज। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अगर आपको अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत है, कोई भी सब्जेक्ट में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।